Hello, I am Richa Kaushal, your science master. Welcome to all in School on Screen. Class, ready for the next lecture? Okay, so we have already discussed in previous lecture कि evaporation क्या है, what is the difference between the evaporation और vaporization. ठीक है, कैसे वेपोराइजेशन में हमें उसके वो इवापोरेट होते, वो इसमें बॉइलिंग पॉइंट तक आते हैं, उसके बाद उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद लिक्विड जो है वो वेपर्स में जाता है. बट इवापोरेशन में आपको पता है कि आपके जो प्लांट्स हैं, उसकी जो लीव्स हैं, वो भी क्या करते हैं, इवापोरेट करते हैं. लेकिन वहां पे उसका जो नाम है वो ट्रांसपायरेशन हो जाता है. ठीक है, ये भी एक फैक्टर था साथ में कि है तो इवापोरेशन है वो. ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसमें, तो प्लांट्स इसमें क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब भी करते हैं और एक्सेस ऑफ वाटर को क्या करते हैं, इवापोरेट भी करते हैं. इवापोरेट करने की जो प्रोसेस है उसको प्लांट्स के अंदर क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन. ठीक है, ये इवापोरेशन के साथ साथ ही आपको ये सेकंड टर्म भी पता होनी चाहिए. जैसे हम आपको वेपोराइजेशन और इवेपोराइजेशन में डिफरेंस पता है, वैसे ही आपको ट्रांसपायरेशन में और इवापोरेशन में फर्क पता होना चाहिए कि ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सेस वाटर है जो लीव्स के थ्रू, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटास होते हैं उसके थ्रू वो इवापोरेट होते हैं और वापस उसमें एनवायरनमेंट के अंदर चले जाएंगे और साइकिल चलेगा. वो हम किसी दिन डिस्कस करेंगे इसको. तो आज हम क्या करते हैं, आज हम इवापोरेशन को डिस्कस कर चुके हैं. आज हमने करना है इसके फैक्टर्स, कि इवापोरेशन के इसके कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, इसके इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज करना एज वेल एज डिक्रीज करना. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज ही इवापोरेशन होगी, कई कंडीशंस ऐसी भी हैं और जो इवापोरेशन के रेट को डिक्रीज करती है. ठीक है, तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे. ठीक है, आई होप कि आप इसको आपको बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है. क्योंकि आपको लेक्चर्स और वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, इन टॉपिक्स पे हजारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन कहाँ आप किसके साथ कनेक्ट कर पाते हो. क्या आपको लगता है कि ये वीडियोस जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको इजी वे में समझ में आ रहा है? तो प्लीज लाइक करिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए. थैंक यू. तो अब अपने पॉइंट पे आते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं. ठीक है, अब फैक्टर्स के लिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको बहुत जल्दी जल्दी होती है, ठीक है, आपको चाय या दूध मिलता है, बहुत गर्म होता है लेकिन आपको जल्दी जल्दी पीना है, तो आपको जिस कप में दूध मिलता है आप उसमें पी नहीं पाते हो क्योंकि वो गर्म हो जाता है. तो आप क्या करते हो, फटाफट से एक खुली सी सॉसर ले लेते हैं. सॉसर इन द सेंस आप कटोरी ले लेते हैं जो थोड़ा सा वाइड होती है, खुली होती है. आप उसमें डाल के फटाफट से चाय या दूध पी लेते हैं. तो आपने क्या किया, आपने इसमें क्या किया कि आपने वो चाय और दूध सॉसर के अंदर डाला, उससे आपने क्या किया, कप में से, कप का जो एरिया था वो क्या था, वो थोड़ा सा कम था. ठीक है, लेकिन आपने उसको बड़ी प्लेट के अंदर डाल दिया. खाना है आपको प्लेट के अंदर, कटोरी के अंदर खाओगे और प्लेट के अंदर खाओगे तो खाना किसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा, प्लेट के अंदर. अब ये बार बार जो मैं प्लेट की बात कर रही हूँ, सॉसर की बात कर रही हूँ, इसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, सरफेस एरिया चेंज कर रहे हैं. हम क्या चेंज कर रहे हैं, सरफेस एरिया चेंज कर रहे हैं. हमने कटोरी की बजाय सॉसर लिया, कप की बजाय हमने सॉसर लिया, खुली प्लेट रखी हमने. तो अगर आपको, तो उससे क्या होगा, वो खाना जल्दी, या दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि हमने क्या किया, सरफेस एरिया इंक्रीज किया. और उससे क्या हुआ कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो गया, वो जितना वो हीट वाले जो वेपर्स थे वो निकल गए और सराउंडिंग से क्या हुआ, खाना जो दूध या चाय या खाना है वो ठंडा हो गया. ठीक है, तो आपने फटाफट से पिया और अपने ऑफिस की तरफ, अपने स्कूल की तरफ भाग गए. यही होता है ना, सुबह सुबह मम्मा फटाफट भागती है, उसको ठंडा कर करके देती है उसमें, तो वो क्या करती है, वो उसमें उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज किया. बाकी और फैक्टर्स भी पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बात करें सरफेस एरिया की. आप ये चीज बहुत इजीली, आजकल बहुत इतनी गर्मी है तो आप क्या करो, एक पानी पानी लो, एक कटोरी में पानी लो और एक प्लेट में पानी लो और उसको धूप में रख दो और टाइम नोट करो कि किसमें पानी कितना जल्दी इवापोरेट हुआ. तो ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि सरफेस एरिया का इवापोरेशन पे क्या इफेक्ट होगा. नो क्रैमिंग. ठीक है, तो वो क्या हुआ कि जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन
इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ? सरफेस एरिया बढ़ा तो इवापोरेशन क्या हुआ? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर हुआ ये? ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा एरिया एरिया बढ़ गया ज्यादा इसमें, तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत इजीली मूव किए और इवापोरेट हो गए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें फैक्टर्स आता है वो है टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा इसके अंदर इवापोरेशन के लिए? अब आपके कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं जब आपकी बहुत तेज धूप होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है उसमें, तो आपको काइनेटिक एनर्जी बहुत सारी हो जाती है, तो वो ज्यादा जल्दी क्या करता है, लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया। क्लियर हुआ ये? क्यों? ठीक है, तो डेली लाइफ में आप बेटा ये सारे एग्जांपल्स आप देखते हो। ठीक है, अब इसको जब हम ये पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको सिर्फ जरूरत है उस कनेक्शन की, कि आपको कैसे हर, क्योंकि जब भी आप अपनी आंखें खोलते हो तो हर जगह बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, आपको सिर्फ आपके दिमाग के अंदर क्यों कैसे ये रखना होता है। आंसर्स आप क्यों कैसे जब क्वेश्चन दिमाग में होंगे, तो आई एम डैम श्योर कि आपको उसके आंसर्स भी हैं वो बहुत जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन ही दिमाग में नहीं होंगे, हाँ ठीक है जो हो रहा है वो हो रहा है, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो उसमें आपको आंसर्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर तो यही होगा कि जो आज तक पढ़ाते आ रहे हैं आप एज इट इज उसको रटते जाओगे बिना ये जाने कि क्यों कैसे ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ? तो अब तक दो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, एक तो सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया भी क्या आता है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। एंड अगर इवापोरेशन, अगर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, किसी को इवापोरेशन में अभी भी कोई अगर डाउट होगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है ह्यूमिडिटी का। अब ह्यूमिडिटी क्या है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारी एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा कब होती है, आपके जो कपड़े जो सूखते नहीं है, वो कौन सा एनवायरनमेंट है, कौन सा सीजन है जिसमें आपके कपड़े नहीं सूखते, 2-2 दिन तक पड़े रहते हैं। ठीक है, या फिर आपको सबसे ज्यादा जो स्वेटिंग होती है, जो सूखती नहीं है, सबसे जो इरिटेटिंग जो गर्मी के जो मंथ्स हैं वो कौन से हैं? यस, रेनी सीजन। रेनी सीजन, ये जो बरसात का मौसम जब आता है, तो बरसात के मौसम में हम लोगों को गर्मी, मई जून की गर्मी फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि एयर में इतना मॉइस्चर नहीं है, इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, तो एयर जब चलती है तो हमारी स्वेटिंग जो है वो इवापोरेट होती है, हमारा स्वेट जो हम होता है इवापोरेट करते हैं, हमें कूलिंग होती है, फिर भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये जो आपका बरसात वाले जो मंथ है, रेनी जो सीजन है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और विंड कम हो जाती है, एयर कम हो जाती है उसमें। तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो इवापोरेशन का रेट है ह्यूमिडिटी से, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब तक तो हमने ज्यादा ज्यादा वाले फैक्टर्स पढ़े, टेम्परेचर से भी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो भी इवापोरेशन। बट ये जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ इवापोरेशन को कम कर देता है। ठीक है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन को कम कर देगा ये। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको, क्यों कर देता है? क्योंकि इसमें क्या है कि जो एयर है उसमें वाटर कैपेसिटी क्या है, वो ज्यादा हो जाती है उसमें। ठीक है, तो ऑलरेडी उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो वो इवापोरेट कैसे करेगा? उसने तो ऑलरेडी, क्योंकि अगर स्पेस ही नहीं होगा तो वो वेपर्स जाएंगे कहाँ? ये वेपर्स जो हम इवापोरेट करते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही तो जाते हैं। अब एटमॉस्फेयर में तो ऑलरेडी वाटर का जो कंटेंट है वो ज्यादा है, तो वो वेपर्स कहाँ जाएंगे? अगर स्पेस नहीं होगा, अगर एक ही चेयर है वहां बैठने के लिए, तो कितने लोग बैठेंगे उस एक चेयर पे? तो सेम एज की कंटेंट में अगर ऑलरेडी वाटर ज्यादा है, तो वो वाटर को इवापोरेट करके उन वाटर वेपर्स को कैसे डालेंगे? तो इसलिए जो रेट ऑफ इवापोरेशन है ह्यूमिडिटी की वजह से, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, if the amount of water in an atmosphere is already high, then the rate of evaporation will decrease. क्लियर हुआ ये अब ये पॉइंट आपको? ठीक है, तो डिक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ
इवापोरेशन, अगर ह्यूमिडिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही पॉइंट है ये भी, लेकिन वाइस वर्सा के फॉर्म में लिखा है कि अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको पॉइंट इसमें ह्यूमिडिटी का। अब इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड ऑन ऑपरेशन, इसमें इवापोरेशन के अंदर विंड स्पीड का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्या करते हैं, बहुत गर्मी आती है और हम क्या करते हैं, पंखा, पेपर से पंखा, लाइट चली जाए तो हम क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं, वैसे तो पंखे चल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है। विंड क्या करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देगा। जैसे गर्मी लगती है, स्वेटिंग होती है, फैन ऑन कर दो तो उससे क्या होगा, हमारा जो स्वेटिंग है, वैसे भी अगर बिना फैन के भी होगी, वो क्या करती है, इवापोरेशन तो तब भी हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा, इवापोरेशन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है, लेकिन अगर हमने फैन चला दिया तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकल्स को एकदम से काइनेटिक एनर्जी जो उनको और मिलना शुरू हो जाएगी, विंड से पार्टिकल्स फास्ट फास्ट अपना मूवमेंट करेंगे और उतनी ही जल्दी वो पार्टिकल्स जो लिक्विड है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, वो आपका वेपर्स फॉर्म में चले जाएंगे, और वही तो क्या है, इवेपोरेशन है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका अगर धूप नहीं है, हवा चल रही है बाहर, तो भी आपके कपड़े जल्दी ड्राई हो जाएंगे। सिर्फ ह्यूमिड कंडीशन में, रेनी सीजन में यही प्रॉब्लम आती है इन सारी चीजों में, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है, इसलिए ना तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, ना बॉडी जल्दी सूखती है, इसलिए वो इरिटेटिंग गर्मी हो जाती है। क्लियर हुआ आपको ये सारी चीजें। ठीक है, ये आपको सब कुछ ऑलरेडी पता है, आई नो दैट यू आर इनफ स्मार्ट, बस आपके नॉलेज को थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें है, अब गर्मी तो बहुत होगी, अब गर्मी में हमें कैसे कपड़े पहनते हैं हम लोग, कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं हम लोग, इस टाइम सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनते। सिंथेटिक कपड़े क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारा जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो उसमें हेल्प नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या है, वो सिंथेटिक क्लोथ्स, उसके अंदर के जो स्पेसेस हैं वो है उसमें नहीं है, लेकिन कॉटन के क्लोथ्स में बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है, जो इवापोरेशन में हेल्प करते हैं। सिंथेटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं, जितना स्वेटिंग हमें होती है हमारी बॉडी के साथ स्टिक कर जाएंगे, और हेल्प नहीं करेंगे कि बॉडी में से जो हीट है, इवापोरेशन हो बॉडी में, वो क्लोथ्स वो हेल्प नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए वी शुड ऑलवेज वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, क्योंकि ये हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। कूल क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें माइन्यूट होल्स होते हैं जो इवापोरेशन में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। स्वेट इवेपोरेट होता है बाय ऑब्टेनिंग हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड चेंजेस इनटू वेपर्स, क्योंकि कपड़े इसमें इवेपोरेशन तो हमारा फैन हमारी बाकी चीजें करें, लेकिन कॉटन के क्लोथ्स में उस माइन्यूट पोर्स की वजह से जब बाहर, क्योंकि इवेपोरेशन तो हो जाएगी, वो बाकी फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन कर रहे हैं, लेकिन निकलेंगे कैसे, हमने तो कपड़े पहन रखे हैं ना, कॉटन के क्लोथ्स अगर हमने नहीं पहने, कुछ और पहना होगा, तो वो जो स्वेटिंग है वो बाहर निकलेगी ही नहीं, तो वेपर्स अगर बन भी रहे हैं तो निकलेंगे कैसे। ठीक है, जो ओपन पार्ट है वहां से तो निकल जाएंगे, लेकिन जो कवर्ड पार्ट है उसमें से नहीं। तो कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए जिसमें बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिससे आराम से गैसेस पार्टिकल्स एस्केप हो जाती हैं गैसेस फॉर्म के अंदर, और हमें कूलिंग फील होती है। ठीक है, the heat equivalent to latent heat of vaporization is being absorbed from the body that makes the body cool। ये latent heat के बारे में आपने, latent heat of vaporization आपने पढ़ा था। ठीक है, कि लेटेंट, ये हिडन हीट क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर ही होती है, जो ये इसको हेल्प करती है इसके वेपराइजेशन में। ठीक है, तो ये आपका, ये मोर स्वेट इन समर, कितने अच्छे, कितने फेस कैसे बना रखा है इसने, बहुत बेचारा प्रॉब्लम में है क्योंकि बहुत हीट मिल रही है इसको। ठीक है, और यहाँ पे इसने कॉटन क्लोथ पहन लिए और यहाँ पे ये हैप्पी हो गया, ये सन को देख सकता है, वे आज जितनी मर्जी गर्मी कर ले, मैंने तो कॉटन के क्लोथ्स पहने हैं ना, तो मुझे स्वेटिंग होगी और मुझे कूलिंग फील होगी इन क्लोथ्स की वजह से। ठीक है, अब रीजन कि इसमें वही आपको जो आपको बताया कि क्या करते हैं ये,
Cotton is a good absorber of water. Cotton is a good absorber of water that help to absorb the sweat and brings it in contact to the surrounding atmosphere. कांटेक्ट में कैसे लाता है? उन्हीं माइन्यूट पोर्स की वजह से, क्योंकि कपड़े हैं ये पूरी स्वेटिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉटन जो घरों में तुम यूज भी करते हो उसमें भी देखना कॉटन का क्लोज होगा, पानी गिर जाए उसके ऊपर रख दो, एकदम से वो ड्राई कर लेता है, क्योंकि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कॉटन के अंदर ही ये इसकी क्वालिटी है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा उसमें, तो हमारी बॉडी की हीट की वजह से या एयर की वजह से, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी वजह से उसको ये जो लिक्विड इसमें एब्जॉर्प्शन थी वो उसको चेंज कर देता है वाटर वेपर्स के अंदर, ठीक है। और इससे आपको कूलिंग भी फील होगी। और ये आपके इसका टेक्सचर है, ये स्किन है हमारी, ये उसमें ये स्वेटिंग है, ये कॉटन क्लोज ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ये कॉटन क्लोज है, उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद इसको हमारा, चाहे वो उसमें बॉडी हमारा रूम टेम्परेचर है, चाहे वो एयर है, चाहे वो फैन है, कोई भी फैक्टर इसमें लग के इजीली इवेपोरेट कर देता है। क्लियर हुआ? ये बहुत सिंपल फैक्ट है, ये आपको इसमें डिटेलिंग से आपको क्लियर करवाया। ओके, अब आपके अपनी कुछ टाइम पे आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में या मॉर्निंग में आपकी जो स्पेशली विंटर सीजन में ये ज्यादा होता है, जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, जब हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा कूल होता है, तो उसमें आपने क्या करते हैं, सुबह सुबह लोगों की गाड़ियां, अपनी गाड़ियां वहां पे उंगली से अपने कभी अपने नाम लिख रहे हैं, कभी फनी फेसेस बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। तो तुम ये कैसे कर सकते हो? क्योंकि उसपे क्या होता है, जो आपका जो मिरर जो होता है, जो उस पे वो कंडेंस हो जाती है, जो एयर है वहां पे, और वो उसमें मिस्ट फॉर्म में आ जाती है। तो वहां पे आप अपने अपनी फेसेस बनाते हैं, कई अपना नाम लिख रहे होते हैं, ये सारी चीजें करते हैं हम उस पे, ठीक है। हमने भी बहुत किए बचपन में, ठीक है, अभी तक भी करते हैं, अगर चांस मिल जाए किसी की गाड़ी के ऊपर कुछ लिखने का, फनी फेसेस बनाने का। तो ये जो, और कभी आपने देखा होगा मैजिक दिखाते हैं कि एक ठंडे पानी का गिलास रखा है और उसके बाहर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं। पानी तो गिलास के अंदर ठंडा पानी है, बाहर कैसे ठंडे पानी की ड्रॉपलेट्स आ गई? हमने तो बाहर से नहीं डाली। तो ये क्यों आ गई वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पे? इसका रीजन अब हम देखते हैं कि क्यों, वाई वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द सराउंडिंग्स ऑफ अ ग्लास विद आइस कोल्ड वाटर। गर्म वैसे नॉर्मल पानी में नहीं आती, सिर्फ ठंडे पानी में ही आती है। और ये जो मिस्ट भी आती है, जो अब स्कूल बसेस पे या गाड़ियों पे जो पीछे लिखने के उस करते हैं, हम लिखते हैं उसके ऊपर, ये भी विंटर सीजन में ही होता है, ठीक है। तो कारण क्योंकि उसमें आपका जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कूलिंग सरफेस से जब टकराती हैं तो उसके अंदर जो गैसेस हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है। ये सिंपल सी वे में क्लियर था। अब इसमें देखते हैं कि क्या लिखा है। द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब ये जो आपका ये, लेकिन ये कूलिंग पे है, जब आपको कूल एयर आपकी आएगी, टेम्परेचर वहां पे ठंडा होगा, ये तभी होगा। क्योंकि क्या, ये जो आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं ये गिलास के अंदर से नहीं आ रही हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर में से, बाहर में से आ रही हैं। गिलास में से पोर नहीं होते गिलास के अंदर, तो वहां से नहीं आ सकती। तो ये जो ड्रॉपलेट्स को हम देख रहे हैं, ये तो हमारे एनवायरमेंट में से आ रही है। क्योंकि एनवायरमेंट में क्या है, आपको बताया अभी कि बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें आएंगे, गैसेस फॉर्म में होंगे वहां पे, तो ये, लेकिन जैसे ही ये गिलास के कोल्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं उससे, तो ये क्या करते हैं, वहां अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और ये सीधा ही गैसेस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरेंगे नहीं, क्योंकि उसमें ठंडा सरफेस है, वो उसको स्टिक कर लेता है गिलास के ऊपर ही। तो बाहर की साइड पे ये सारी जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो जो वेपर्स थे, जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स थे, वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में थे, जो गैसेस फॉर्म में थे, जैसे ही ग्लास के ठंडे सरफेस से इसने स्ट्राइक किया, वैसे ही ये लिक्विफाई हुए, ठीक है। और वैसे ही ये आपके गिलास के बाहर हमें दिखने लग गए। सेम रीजन, सेम प्रिंसिपल कहाँ चलता है, जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है। जब क्या होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। क्लाउड फॉर्मेशन में तो क्लाउड्स तो बन गए, लेकिन जैसे ही वो किसी चीज से टकराए ठंडे से, तो वो लिक्विफाई होके रेन होना, उसका रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन होना, रेनिंग होना, ये भी कंडेंसेशन का ही एक प्रोसेस है। उसमें अपने वाटर साइकिल में आप सारे स्टेप्स को आप डिस्कस करते हो, ठीक है। तो क्यों आता है इसमें, इसमें एग्जाम, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर।
अब वाटर वेपर्स कहाँ प्रेजेंट है? एयर के अंदर। और ये जब कांटेक्ट में आते हैं कोल्ड ग्लास के, तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लूज करते हैं और क्या कर देते हैं, कंडेंस टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो अभी और यही वो लिक्विड स्टेट, यही वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो हम गिलास के बाहर देखते हैं, या फिर हम वो उस मिस्ट के फॉर्म में उन ग्लासेस उस पे जो आपके स्कूल बस के ग्लासेस होते हैं, जो शीशे मिरर जो होते हैं, उनके ऊपर हमें वो नजर आते हैं, जिनके ऊपर हम फनी फेसेस बनाते हैं, ऐसे वाले। ये तो आपकी ड्रॉपलेट्स, और ऐसे फनी वाले फेसेस बनाते हो या नाम लिखते हो? ठीक है, तो ये हम तभी लिखते हैं इसमें भी, और मेनली ये विंटर सीजन में ही होता है जब ये टेम्परेचर ठंडा होता है। तो एटमॉस्फेयर से आपके या शीशे एकदम ठंडे हो जाते हैं, तो वहां से आपके वाटर वेपर्स उसके साथ चिपक जाएंगे, स्ट्राइक कर जाते हैं, और वहीं पे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या मिस्ट की फॉर्म में वहां पे स्प्रेड हो जाते हैं, और वहां पे हमें चांस मिल जाता है ऐसे फेसेस बनाने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए। ठीक है, तो ये तो था हमारे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते थे इवेपोरेशन के लिए। ठीक है, तो अब तक हमने स्टेट्स ऑफ मैटर सारा डिस्कस कर लिया, उसके इंटरचेंजेबल स्टेट्स भी सारे डिस्कस कर लिए, उनके फैक्टर्स भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो आपकी फिफ्थ और सिक्स स्टेट है, उसकी फोर्थ और फिफ्थ स्टेट्स जो है आपकी मैटर की, हम वो डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसमें शेयर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।